हेलो एंड वेलकम। मैं हूं डॉक्टर अमजद यू मिर्ज़ा और आप मेरा शो देख रहे हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, जंतर मंतर पे काफ़ी खलबली मची हुई है और अ, पता नहीं कौन कौन से बिल से कौन कौन सी पार्टियां, कौन कौन से नेता जो है वो निकल के इकट्ठे हो गए हैं जंतर मंतर में। मैं तो बड़ा हैरान हूँ। उमर अब्दुल्ला साहब भी पहुंचे हुए हैं अपना पूरा वो बैंड बाजा लेके, यानी बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाने। मतलब है कि मुझे समझ नहीं आती कि उमर अब्दुल्ला का क्या लेना देना है इस पूरे प्रदर्शन से, सवाए इसके कि कोई ऐसा मौका जहां फोटो सेशन हो सके, फोटो अपॉर्चुनिटी हो सके, जहां वो असल जो मसाइल हैं जम्मू कश्मीर के, जो उनसे हल नहीं हो रहे, उनसे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए जम्मू कश्मीर में वो एक ऐसा सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया कि जी वो हम तो स्टेटहुड की बहाली के लिए पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। भाई, पौने 2 साल से आप क्या कर रहे थे? जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी सरकार है, तो आपने तो कोई ऐसा अपनी असेंबली से, लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया। आपने जम्मू जाके वहाँ के लोगों से कोई मशावरत नहीं की। आप बस वन मैन बैंड के तौर पर जो है वो दिल्ली पहुंचे अपने लोगों को लेकर। जंतर मंतर में जो हो रहा है उससे ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है, इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो शायद बहुत ज़्यादा कम हो गई है। लेकिन मैंने चेक किया है 2 दिन से, और पॉपुलैरिटी में इनकी कोई कमी वाकया नहीं हुई। इस वक्त भी नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, बल्कि सिर्फ भारत के नहीं, दुनिया के सबसे पॉपुलर तरीन लीडर्स में उनका शुमार होता है। 68 से 70% उनका रेट है पॉपुलैरिटी का इंडिया में। और अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसका मुवाजना किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी रेट 38% है, यानी कि तकरीबन डबल है मोदी जी की अपने देश में पॉपुलैरिटी। अगर उसका मुकाबला अमेरिका के प्रधानमंत्री की उनके मुल्क के अंदर पॉपुलैरिटी से किया जाए। तो क्या वाक़ई कोई बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक़्त बीजेपी की सरकार को या नरेंद्र मोदी जी को? इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ गिरिधर मामदी जी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं भारत के इश्यूज़ के ऊपर, जियोपॉलिटिक्स पर भी। और इनके साथ-साथ मेरे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जी। तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं अपने साथ और फिर हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग सर, बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले जो है वो मैं चाहूँगा कि मेजर जनरल साहब से बात शुरू की जाए। आपका आर्टिकल मैंने पढ़ा है, उसमें आपने लिखा है कि ग़ालिबन ये कोई वाटरशेड मूवमेंट है और जेन ज़ी जो है वो बाहर निकल आई है। और मतलब है आपने एक तरह से उसको ऐसे बयान किया है कि जैसे ये अ, ऐतिहासिक कोई मोमेंट है। तो मैं चाहूँगा कि पहले तो आप मुझे ये बताएँ कि आप इस पूरे जंतर-मंतर का जो आंदोलन हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? जय हिंद और जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर अमजद जी और गिरधर जी को भी जय हिंद मेरी तरफ से। देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ, ना ही कोई पॉलिटिकल सोच रखता हूँ और इसीलिए मैं एक निष्पक्ष एक व्यू पॉइंट अपना देता हूँ। इसलिए इसको मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है बिकॉज़ मैं एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं एक बिज़नेस स्कूल का डायरेक्टर रहा हूँ 5 साल और मैं बच्चों के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने काफ़ी इंटरैक्शन किए, मैं बुलाया जाता हूँ काफ़ी वहाँ पे। तो इसको बात ये है, देखिए, मैं कोई ये जो आंदोलन पे मैं अपनी टिप्पणी नहीं देने वाला हूँ बिकॉज़ ये आंदोलन का जो डायरेक्शन कहीं और निकल गया है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, ऑपोज़िशन पार्टीज़ ने इसको हाईजैक कर लिया है, मैं उसके ऊपर नहीं कमेंट करना चाहूँगा बिकॉज़ ये एक बहुत अनफॉर्च्यूनेट इसको मैं मानता हूँ देश के लिए और देश की एकता के लिए। ये जो मुज़ाहिरा मैं देख रहा हूँ, मैं दिल्ली में ही हूँ और इसको मैं कल भी कुछ हमारे रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स वहाँ गए थे और उनका भी बयान मेरे पास आया है। तो मैं एक पॉलिटिकल दायरे में नहीं जाना चाहता।
इसको मैं अपना, और जो आर्टिकल भी है मेरा वो एक पॉलिटिक्स नहीं है, वो इसको आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ इंस्टीट्यूशनल आपके इश्यूज हैं, आपके बुनियादी इश्यूज हैं, जिस तरीके से आप एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं, जिस तरीके से एग्जामिनेशन लीक होते हैं, और ये पहली बार लीक नहीं हुआ, और ये जो रेजिग्नेशन धर्मेंद्र प्रधान वगैरह, ये कोई मेजर इशू मेरे लिए नहीं है। इसको मेजर इशू मेरे लिए क्या है, और मैं ये, और इसको ना मैं इसको मोदी जी की पॉपुलैरिटी पे कुछ अपना कमेंट देना चाहता हूँ। इसको मेरे लिए इसको मेजर इशू है कि जब एक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एक सरकार को, कोई भी सरकार, इट इज इमटेरियल, एक फ्री एंड फेयर कंडक्ट अगर आपको एक परीक्षा का, और वो परीक्षा नीट जैसी जिसमें आप डॉक्टर्स और इस टाइप के लोगों को आप लेना चाह रहे हैं, उसमें धांधलेबाजी इज नॉट एक्सेप्टेबल। और मैं एज फौजी मैं आपको बोलूंगा दैट जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, ये गड़बड़ करने में, उनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट थ्रू फास्ट ट्रैक कोर्ट आपको देनी चाहिए। दूसरा, इसको एक 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 असूल है, और ये फौज का ये असूल नहीं है, ये असूल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आर पार्ट्स ऑफ द सेम कॉइन। जब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, whosoever be at the helm of affairs, तो आपको उसकी अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, और उसका जो एथिकली आपको उसके ऊपर आपको फैसला लेना पड़ेगा। अगर आप रिजाइन भी कर देते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर आपकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करे, बट आप एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले रहे हैं कि इसको मेरे टाइम, और ये पहली बार नहीं हुआ है इसको एजुकेशन में, एचआर मिनिस्टर के टाइम, ये इस काफी जो लीक्स हुए बार बार होते हैं। तो जब एक सिस्टम में लीक होता है, इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम इन द सिस्टम इटसेल्फ। और जब आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को आप हायर करते एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए, नेशनल टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन विच इज लाइक एन एनजीओ, विच इज लाइक आउटसोर्सिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक, अब आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूपीएससी को आप क्यों नहीं आउटसोर्स करते हो? बिकॉज आई एम एडवाइजर विद यूपीएससी, आई कैन टेल यू दैट जिस तरीके से यूपीएससी काम कर रही है। और इसके ऊपर मेरा एक और आर्टिकल था जो बहुत पहले पब्लिश हुआ था, 1-1.5 महीना पहले, इसको नीट के ऊपर मैंने लिखा था कि ये क्यों हुआ, और जो रेमेडियल एक्चुअली मेजर्स आपके क्यों होने चाहिए। तो इसको मैं बिना डर के और खौफ के मैं इस प्रोग्राम में आया हूं आपके, बिकॉज आज जो सिचुएशन है दिल्ली में बहुत वॉलेटाइल है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रोग्राम ऐसा हो जिससे हम उसको और बढ़ावा दें, बिकॉज हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि टेम्पर्स को कूल डाउन करना, जो भी चीजें हैं उसको स्टेबलाइज करना, और जो बाहर का जो इसका इन्फ्लुएंस है या जो आउटसाइड इंटरफेरेंस मैं जो देख रहा हूं उसको स्ट्रिक्टली कंडेम करना, बिकॉज इसको यहाँ पे इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होना चाहिए था। राहुल गांधी आ गए, अरेस्ट हो गए, ये हो गए, इसका कोई मायना नहीं है मेरे लिए, बिकॉज वो इसको, राहुल गांधी को तो इस एजुकेशन का ई भी नहीं पता होगा, तो वो तो इस मौके का फायदा उठाते ये लोग। और नहीं, तो सोनम वांगचुक जो हैं वो आ गए लद्दाख से दिल्ली, उसको कैसे देखते हैं? वो भी तो इंटरफेरेंस ही है ना। जी, उसका कोई इसको यहाँ पे आने का मतलब नहीं था, बिकॉज सी, जब आप एक एंटी गवर्नमेंट स्टांस ले लेते हैं तो आप एक मौका ढूंढते हैं, एक आप तरीका ढूंढते हैं कि इस गवर्नमेंट को कैसे एम्बैरेस किया जाए, बिकॉज सोनम वांगचुक हैज गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग यूथ फॉलोइंग, और वो जानते भी हैं। और जिस तरीके से उनका अरेस्ट हुआ वहां पे, उसके ऊपर भी मैंने लिखा था एक बार, एक उसका इंटरव्यू भी हुआ था,
और मैं क्योंकि फौज से हूँ तो लद्दाख इज वेरी डियर टू मी, बिकॉज एक बहुत सेंसिटिव एरिया है। देखिए लद्दाख में आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको नहीं होने देना चाहिए, बिकॉज वहां पे यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, बिकॉज वही लोग हैं जो आपको कोई भी एग्रेशन होता है चाइना के अगेंस्ट आपके साथ रहते हैं, और आप उस पॉपुलेशन को एलियनेट उसको नहीं कर सकते। चलो वो दूसरा मुद्दा है, इसमें टॉपिक में नहीं लेके आते, बट इसको यहाँ पे मैं बस इतना बताना चाहता हूँ दैट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस एजिटेशन जो ये हो रही है दिल्ली में, इट कुड हैव बीन अवॉइडेड। देखिए एक चीज है बहुत साफ कि अगर आप अपना कम्युनिकेशन और एक अपना जरिया इनके साथ रखते हैं, और ये जो कॉकरोच वगैरह इनको नाम नूम दिए और ये अंदर घुसाए, ये कोई इनका मतलब नहीं है यहाँ पे आने का, बिकॉज आई कंसिडर देम एज एंटी नेशनल्स। इस मुद्दा है एग्जामिनेशन का, उसके सिस्टम का, और मैं उसके ऊपर तवज्जो देना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू गिव एनी इंपॉर्टेंस टू कॉकरोच पार्टी और एनीथिंग, बिकॉज ये जो ऐसी पार्टीज है इनको हमारे बाहर वाले उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, एक फंड होता है USAID, यूएस एड फंड। लास्ट ईयर इस अमेरिका ने इसको इंडिया का बजट रखा था $80 मिलियन। ऑफ कोर्स अब डोनाल्ड ट्रंप उसको कम कर रहे हैं, बिकॉज वो नहीं चाहते कि ऐसा इसको पैसा इसको जाया किया जाए। अब यूएस एड फंड क्या है? इसको यूएस एड फंड यही है कि नाम का फंड है कि आप जो हमारे जो हेल्थ स्कीम्स हैं और हमारे ह्यूमैनिटेरियन स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको इसको बढ़ावा देना, आप एड देना चाहते हैं, चलो ठीक है, एंड इट्स अ गुड कॉज। बट एक्चुअली ये यूएस एड फंड अगर आप इसका ऑडिट कराएंगे, यू विल कम टू नो इट इज बीइंग यूज्ड टू डिस्टेबलाइज कंट्रीज, और उसमें एब्सोल्युटली ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है ना, ये यूएसएड के थ्रू और एक्शन एड के थ्रू और इन तंजीमों के थ्रू जो है लोकल एनजीओज को फंडिंग जाती है, जो बहाना करते हैं हम हेल्थ में काम कर रहे हैं, हम लेबर राइट्स अवेयरनेस में काम कर रहे हैं, हम इनफॉर्मल लेबर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस तरह से, लेकिन वो फंडिंग कहीं और जारी होती है। मामदी जी, आपने जनरल साहब की बड़ी महत्वपूर्ण बातें सुनी, और वो कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हो गए हैं अब जो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, जिनका इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। तो आप कैसे देख रहे हैं? जंतर मंतर में बड़ा कल लाठीचार्ज हुआ है, और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि सारी रात गिरिधर मामदी जी जो है वो मुझे जैसे स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं ऐसे मुझे भेजते रहे वीडियोस और मैसेजेस करते रहे, और मुझे बंदे का पुत्र बनाते रहे कि भाई ये आप जो है एंटी मोदी वीडियोस क्योंकि आपने देखी है तो एल्गोरिदम आपको सारी वही भेज रहा है, तो कुछ ये भी देखो। और जो इन्होंने वीडियोस भेजी है वो मैंने जब देखी तो वाकई इसमें तोड़ फोड़ के मनाजिर भी हैं, और इसमें पुलिस वालों के ऊपर हमलावर भी हो रहे हैं लोग। तो दोनों तरफ से एक बड़ी सख्त वायलेंट जो है वो मैंने सिचुएशन देखी है। बहरहाल मामदी जी, आप थोड़ा सा बताएं हमें, मजीद समझाएं हमें। अमजद जी, आपको और मेजर जनरल राजन जी को और आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री राम। हर हर महादेव, जय श्री राम। देखिए, कुछ न्यूज आइटम्स मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश करता हूं, फिर तारे जुड़ने का बाद में करते हैं। ठीक। एक जमाते इस्लामी बांग्लादेश ने सीजेपी का समर्थन किया है। सीजेपी मतलब कॉकरोच जनता पार्टी, इसका समर्थन में वो ऑफिशियल बयान दिया है। दूसरा, 17 जुलाई को मतलब 3-4 दिन पहले अमेरिकन एम्बेसी, दिल्ली में स्थित अमेरिकन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी किया है अपने नागरिकों को। क्या बोला है? आप 20 और 21 तारीख को जंतर मंतर ना जाएं, वहां तोड़फोड़ होने जा रही है। मतलब यहाँ की सरकार को पता होने से पहले इनको कैसा पता चला? तो ये दूसरी बात है। ये दोनों चीज आपको समझनी चाहिए। तीसरी बात, 19 जुलाई रात तक वहां धरने के साइड पे कोई नहीं थे, और इनके समर्थन में 3-4 हफ्ते से चल रहा है। 100-200 लोग से ज्यादा दिन में कोई नहीं थे, और मैक्सिमम जो बाहर के लोग वहां दिखे आपको वो यूट्यूबर्स, इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हैं। इनके प्रवक्ताओं का बयान रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब में चला रहे थे, फेसबुक या इंस्टाग्राम में चला रहे थे, बस वही लोग थे।
और पुलिस बंदोबस्त थी और कुछ नहीं था। और आपने वीडियोस भी देखे होंगे, अभिजीत दीप के वहां क्रिकेट खेल रहा था, फिर वहां बर्गर गिरगर पूरा खाना का भंडारा चल रहा था उधर। सोनम वांगचुक बेचारा वहां पड़ा हुआ था और भी बगल में बैठ के लोग समोसे खा रहे थे। तो ये पूरा ड्रामा चली थी, कोई इनके समर्थन में कोई नहीं था। पूरे देश में कोई भी कॉकरोच जनता पार्टी या इस मुद्दे इंक्लूडिंग नीट के मुद्दे पर कोई और मुहिम या कोई और रैली धरना कहीं पूरे देश में कहीं नहीं थी, बस जंतर मंतर में था और कोई नहीं था। 19 तारीख से पहले जब सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया, या मान लीजिए उनको वहां से उठा के सफदरजंग हॉस्पिटल लेके गया, वो भी हाईकोर्ट के दायरे में, हाईकोर्ट की डायरेक्शंस के तहत उनको उठाया गया। सरकार ने उसको इग्नोर किया था। फिर बाद में क्या हुआ, उनका खुद का लिखित उनका एक मतलब एक क्या कहते हैं उसको, एक रिक्वेस्ट थी कि मुझे आप यहां से लेके जाइए और मेरा इलाज कीजिए। उनका खुद का एक वॉलंटरी बयान है, इसके चलते हुए सरकार ने उसको जाके सफदरजंग उसमें लेके गया। वो अलग बात है कि उनका पत्नी उनको भी एक पॉलिटिकल एंगल देने का कोशिश किया है, फिर हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। वो ब्लड सैंपल्स में बाहर लेके जाऊंगी, ये वो फलान ढिमकान, वो तो सरकारी हॉस्पिटल है भाई, सरकारी हॉस्पिटल में कुछ बेस्ट कहते हैं कि दिल्ली के बेस्ट हॉस्पिटल में उनको लेके गए हैं, बेस्ट सफदरजंग हॉस्पिटल, वन ऑफ द बेस्ट। सफदरजंग में। अब मिर्जा जी आपको ये पता होना चाहिए, कांग्रेस के कालखंड में पूरा देश को ये बर्बाद करके पूरा दिल्ली में इनका पूरा जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है वो दिल्ली में ही रखे हैं तो लोग, चाहे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो, सफदरजंग हॉस्पिटल हो, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हो, ऐसे 3-4 पूरे देश में आपको कहीं नहीं मिलेगा, सबको यही आना पड़ता था। वो कांग्रेस की सोच थी। अब मोदी जी आने के बाद हर राष्ट्र में अभी 1 या 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन गया, तो वो अलग चर्चा है। बट मैं ये कह रहा हूं कि इनको इतने अच्छी तरीके से चिकित्सा हो रही है, मोस्ट प्रोफेशनल डॉक्टर्स की देखभाल में हो रहा था, फिर भी ये उसमें पॉलिटिक्स करने का कोशिश किया है। तो आते हैं फिर एक और मुद्दे पर। फिर जैसे मैंने कहा कुछ नहीं हुआ था, सोनम वांगचुक ट्वीट करता है, ट्वीट है ये तो कोई बयानबाजी नहीं है, ट्वीट है। उसमें क्या बोला, 3 मुद्दे मुझे चाहिए, एक कोई एमपी आके मुझसे बात करें, और दूसरा पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा हो, तो फिर मैं अनशन छोड़ने के लिए तैयार हूं। कहीं भी इन 3 मुद्दों में कहीं भी सोनम वांगचुक ये नहीं बोला है कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा होने के बाद ही मैं अनशन छोड़ूंगा, कहीं नहीं बोला है। तो आप समझिए, तो ड्रामा आपको समझ आएगा क्या क्या हो रहा है। फिर आते हैं 20 तारीख को। 20 तारीख से हमारे भारत की पार्लियामेंट की मॉनसून सेशन शुरू होती है। जब मॉनसून सेशन शुरू होती है उसी दिन ये लोग रैली क्यों प्लान किया, पुलिस ने उनको 19 रात 7 बजे तक परमिशन दिया था, अब जो करना है कर ले। पर 20 तारीख को जब पार्लियामेंट शुरू हो गया, पूरा देश से आपके एमपीज आएंगे, उनके पूरे सपोर्टर्स आएंगे, तो एक सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू बन जाती है। इनके आड़ में कोई घुस के यहाँ कोई आतंकी हमला ना कर बैठे, तो इसीलिए किसी को परमिशन नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़िए, कांग्रेस की कालखंड में भी यही थी रूल, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जब पार्लियामेंट चल रही है पूरे नाकाबंदी होगी, पूरा सिक्योरिटी होगा, कड़ी सिक्योरिटी होगी, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट के ऊपर एक बार हमला हो चुका है, इसलिए वो रिस्क हम नहीं लेंगे। तो ये क्लियर कट साफ साफ था इनका। इनफैक्ट एक और आंदोलन जीवी आपकी आम आदमी पार्टी की केजरीवाल, जब रिपब्लिक डे परेड के पहले भी यही कर रहा था और खुल्लम खुल्ला बोल रहा था कि रिपब्लिक डे भाड़ में जाए, रिपब्लिक डे बंद भी हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अनशन में बैठूंगा। तो सरकार ने उसको वार्निंग किया है कि हम आपको जबरदस्ती यहां से उठा के लेके जाएंगे और मारेंगे, तब जाके वो वहां से हटा। तो दिल्ली में तो ये सख्त आपकी सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि वो रहना चाहिए, क्योंकि वो पूरा दुनिया देखती है। तो इनको परमिशन नहीं थी। तो 20 सुबह क्यों ये धरना शुरू हो गया, ये रैली कैसे शुरू हो गया, अब इसके पीछे और देखते हैं। पहला डिंपल यादव आती है उधर। डिंपल यादव कौन है, अखिलेश यादव का पत्नी, वो आती है, मतलब समाजवादी पार्टी जुड़ गई इसमें। फिर कांग्रेस का AISF, इनका जो स्टूडेंट विंग है, वो ऑलरेडी इन्वॉल्व थी। कम्युनिस्ट पार्टी का SFI इन्वॉल्व थी। फिर आम आदमी पार्टी तो वैसे ही भी थी, मनीष सिसोदिया ये सब वहीं बैठे थे। फिर आते हैं आपकी राकेश टिकैत। ये बंदा कौन है, ये
अपने आप को किसान की दर्जा देते हैं और अपने आप को एक किसानी नेता कहलाते हैं। और आपने देखा होगा इनका, जब किसान की मुद्दों पर 3 लॉस लेके आए थे मोदी सरकार, उसके विरोध में ये लोग पूरा धरना दिए थे और आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड को बंद करके रखे थे। ये लोग पूरे खालिस्तानी समर्थन से ये लोग चले थे। वो अलग बात है कि सेम राकेश टिकैत उसके बिल्कुल 2 साल पहले इन्हीं लॉस के लिए, इन्हीं मतलब कानून के लिए वो मांग कर रहा था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था। फिर भी जब ये भारत के बीजेपी की सरकार ले आई तो इनके खिलाफ ये धरना दिया था। तो ये बंदा अभी 1.5 साल से कर्नाटका की जो मतलब किसान है वहां एजिटेशन कर रहे हैं। वहां किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार के खिलाफ वहां अनशन चल रहा है, 1.5 साल से चल रही है। ये जब किसान की नेता है वहां जाके क्यों नहीं धरना दिया? ये नीट के पेपर में क्यों आया? नीट के बारे में जानता क्या है ये? फिर इधर कैसे पहुंच गया? फिर दिल्ली को चक्का जाम करने का क्यों सोच रहा है? ये सोचिए। फिर आता है सलीम यादव। सलीम यादव का अभी जो पॉपुलर नाम है बाहर दुनिया में योगेंद्र यादव है, उसका असली नाम सलीम यादव है, ठीक है ना। तो ये बंदा तो अपने आप को सिफोलॉजिस्ट बोलते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बोलते हैं, एक किसान बोलते हैं, फिर एजुकेशनिस्ट, सब कुछ हर चीज में ये इन्वॉल्व है। जब सोनिया गांधी कैबिनेट के ऊपर एक शक्ति को बिठाया था, मतलब देश की कानून को धज्जियां उड़ा के इसके ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बिठाया था, उसमें ये मेंबर था, ये सलीम यादव। तो वो बंदा आ गया उधर। फिर आती है आपकी अरुंधति सुजैन रॉय, दो ऑलरेडी वो तो कश्मीर भारत का है ही नहीं है, भारत जबरदस्ती उसको कब्जा करके बैठी है, किसी बयान देने वाली वो आके बैठ गई है। फिर आते हैं आपकी मतलब ये पूरे भीड़ जो भी है, शबाना आजमी आके बैठ गई उधर। शबाना आजमी अपने आप को मतलब सेक्युलर कहलाती है, मगर गुजरात के कांड में उनकी भूमिका क्या है सबको पता है। वो पूरा एक तरफा हिंदुओं की हत्या के बारे में कुछ नहीं बोली है, पूरे मुसलमानों के साथ जो हुआ है उसी के बारे में मुद्दा उठाई थी, ये आके वहां बैठ गई। फिर देखिए आपको आए थे ये प्रकाश राज एक क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन चर्च की एजेंडा चलाता है, तो उनका कोई मुद्दा ही नहीं है। जब भी वो स्टेटमेंट देता है नीचे 2000-3000 उसको धज्जे मतलब पूरा एक्सपोज करके लोग उनको क्या एक्सपोज करते हैं। प्रशांत भूषण वो खुद एक अर्बन नक्सलाइट है, पूरा ये आंदोलन की पूरे समर्थन में खड़े होते हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको ₹1 का जरिमाना भी इंपोज किया था, टोकन मतलब फॉर इंसल्टिंग द सुप्रीम कोर्ट। ये बंदा आ गया। महुआ मोइत्रा जो अपना पार्लियामेंट की जो एक्सेस कोड थी वो एक बिजनेस बंदों को दे दिया परफ्यूम वहां से लेने के लिए, तो ये लड़की उनके पीछे समर्थन में खड़ी है। देखिए इनके जमावड़ा, देखिए कौन कौन इसको समर्थन कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये मूवमेंट चली नहीं है। मगर जब अखिलेश यादव, फिर राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और फिर आम आदमी पार्टी, ये 4 लोग मिल गए, पार्लियामेंट जिस दिन शुरू हुआ उस दिन इनके एक्टिविस्ट आ गए। कोई सीजेपी का कोई एक्टिविस्ट नहीं था, ना दीपके, ना दास, ना इनके सौरव दास, ना इनके विजेता दहिया, किसी को कुछ नहीं हुआ। और तो और विजय दहिया बर्गर खाते हुए पकड़ा गया एक होटल में बैठ के। जब वो उनको यहाँ जाके उनसे पूछा कि तुम बर्गर क्यों खा रहे हो, यहाँ तो सबको अनशन में बैठने के लिए बोला है, फिर धरने पे जाने के लिए बोला है, तू क्यों बैठे हो? तो उनका समाधान था कि आपने मुझे नहीं चुना है, मैं कोई आपका नौकर नहीं हूं, मुझे बर्गर खाने का मन लगा तो मैं खा रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है आपको? तो मतलब ये इतने सीरियस लोग हैं, ये क्रांति लाने चाहते हैं लोग। तो अलग बात है कि सीजेपी आज उनको निकाल दिया, अपने स्पोक्स पर्सन के दर्जे से निकाल दिया, क्योंकि एक्सपोज हो गया ये लोग। और वहां क्या क्या नारे लगे थे, नारे क्या लगे थे वो भी देखेंगे एक बार। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा। भाई नीट की मुद्दा किधर है? वी विल टर्न इंडिया इनटू नेपाल। ये पुलिस नहीं है, ये आरएसएस के गुंडे हैं। भाई सबका नंबर छपा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो, गूगल सर्च किया तो ये कौन सा सर्विस नंबर है, ये पुलिस है या नहीं है, ये एवरीथिंग इज अवेलेबल, वीडियोस चल रही है पूरे, इसको छुपाने की कोई बात ही नहीं है। फिर मेरा लिंग मेरा मर्जी, भाई नीट की क्या बात हुई इधर?
एलजीबीटीक्यू लोग उधर घुस गए पूरे, मेरा लिंग मेरा मर्जी। और कुणाल कामरा आता है इसमें, इतना हिंदू घृणा, इतना हेट्रेड है उसमें भर भर के। वो कहता है सीता की पति के नाम लेते हैं और नीता की पति की काम करते हैं। मतलब माता सीता को क्यों घसीट रहे हो इसमें, भगवान राम जी को क्यों घसीट रहे हो? तो और अंबानी का क्या इसमें क्या रोल है? तो आप मुद्दा क्या है और क्या क्या चीज आप उठा रहे हो? और बच्चे का वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं उधर, रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बारे में कोई करके बात कर रहा है उधर। तो भाई मुद्दा क्या है और आप क्या उठा रहे हो? मोदी और रामदेव दोनों भड़वे हैं, मतलब बहुत अशब्द मतलब इस्तेमाल हुआ है। फिर भारत 7 टुकड़े हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, ये बोलने हैं कुछ लोग उधर। ब्राह्मणवादी चल रही है, मोदी ब्राह्मणवादी को बढ़ावा दे रहा है। भाई मोदी जी खुद एक बीसी का बंदा है, तो ब्राह्मण हो बीसी हो क्या फर्क पड़ता है? देश के लिए जो काम कर रहे हैं उसकी बात करो ना, ब्राह्मणवादी कहां से लेके आए ना? और फिर मुस्लिम्स आर बेटर देन हिंदूज, और फिर आजादी के स्लोगन्स। मतलब आप देखिए ये पूरे वहां जमाए हुए लोग क्या कौन थे ये लोग, आप समझ सकते हो। पॉइजनस, जहरीले सोच और जहरीले लोग, वो लोग जो अभी भी ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में हैं और जिनको इसी चीज के लिए पाला जाता है, इनको यही नैरेटिव्स इनको दिए जाते हैं फैलाने के लिए। ऐसे लोगों को जो देश के असल मुद्दों से लोगों की तवज्जो हटा दें। अब नीट की कोई बात नहीं कर रहा, अब कुछ और ही रंग चल पड़ा है यहाँ पे। तो मामदी जी आप कैसे देख रहे हैं ये जो आंदोलन है, इसका क्या फ्यूचर है और ये कैसे इसको डील किया जाए? जाहिर है कुछ ना कुछ तो इश्यूज हैं, जैसे मेजर जनरल साहब कह रहे थे, गवर्नेंस के कुछ इश्यूज हैं, अकाउंटेबिलिटी के कुछ इश्यूज होते हैं, वो तो होंगे ही, उनको भी सॉल्व करना चाहिए, लेकिन इसका क्या हल क्या है? देखिए 2 चीज इधर, एक मेजर जनरल साहब भी कहा था कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2004, 6, 7, 8, 11, 12, 13 इन सब सालों में सीबीएसई, एआई, ट्रिपल मल्टीपल मेडिकल टेस्ट, फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, राजस्थान की पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सब का पेपर लीक हुआ है। उस कालखंड में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस या भाजपा आप बाजू रखिए, ये लीक होती है क्योंकि यहां अरबों करोड़ों रुपया इन्वेस्टेड है, स्पेशली राजस्थान में, क्योंकि वहां आपको ट्यूटोरियल्स होते हैं, या नीट में जो बच्चे पास होते हैं उसका एडवर्टाइजमेंट, लाखों रुपया का एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं। आप उनके यूट्यूब देखिए, यूट्यूबर्स कितने हैं, और नीट परीक्षा के लिए वो वीडियो निकालते हैं और उसमें एडवर्टाइजमेंट खुद का चलता है कि आप मेरे से 30,000 मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, 15,000, यही चलते हैं। तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा हुआ है। तो उनके इंटरेस्ट फायदे में ये है कि खान सर पटना एक और है, वो भी एक मुद्दा था, बहुत चला एक महीने पहले। तो ये एक बहुत बड़ा कॉटेज इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन गया। तो इनको पेपर लीक करवाना इनके लिए फायदेमंद है। अपना खुद के स्टूडेंट्स टॉप रैंक्स आएंगे, वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए वो फिर और कमा सकते हैं। तो इसीलिए यहां लीक होता था पहले, कुछ साल पकड़ देते, कुछ साल पकड़ नहीं पाते थे। इस बार जब पकड़ के ये मुद्दा सामने आया, ये तो पिछले पहले भी होता था, अभी भी हुआ है, मगर उसके बाद क्या क्या सरकार, ये हमें देखना चाहिए। जी। उनको सबको अरेस्ट किया, सबको अभी प्रोसिक्यूशन चल रहा है, उनको इनके पीछे कौन कौन थे सबको पकड़ के अरेस्ट किया, इंक्लूडिंग जो लोग ऑलरेडी नंबर 1 रैंक आया था उनके और उनके परिवार को भी अरेस्ट किया। सबको अरेस्ट करके अभी प्रोसिक्यूशन चल रहा है। एक दूसरा, जब इनका री एग्जाम हुआ उस समय ये पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को बाजू रख के आपकी फौज और एयरफोर्स को इस्तेमाल किया सरकार ने। एयरफोर्स ने क्वेश्चन पेपर्स पूरा देश में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो लेके गया। मतलब कितना कड़ी सिक्योरिटी के दायरे में इनको फिर दोबारा नीट री एग्जामिनेशन हुआ। तो उसको आप क्यों समर्थन नहीं देते हैं? कोई आप उनको सराहना चाहिए ना, उसको हम अप्रिशिएट करना चाहिए ना। इतने मतलब इतने कंट्रोवर्सी के बावजूद सरकार ने पूरे देश में, देखिए पूरा दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, सेम इन टर्म्स ऑफ नीट एग्जाम भी दुनिया में कोई देश नहीं है, इतने लोग एक बार एग्जाम बैठने वाले कोई दुनिया में है ही नहीं है। तो ऑब्वियसली, और एक ज्योग्राफी देखिए, कहां कश्मीर, कहां तमिलनाडु, कहां गुजरात, कहां अरुणाचल प्रदेश,
और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पूरा आपको क्वेश्चन पेपर लेके जाना है, कहीं लीक नहीं होना है। कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन है वो। उसमें ये एग्जाम फिर दोबारा हुआ है, कोई लीक नहीं हुआ है, रिजल्ट्स आ गए हैं और बच्चे अभी एडमिशंस में जा रहे हैं, मगर कोई देखता नहीं है ना। ये पॉलिटिसाइजेशन करना चाहते हैं। इसके पीछे क्यों ये लोग पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं? दो मुद्दे। हाँ, ये बात जरूरी है, हाँ समझना। हाँ, ये बताइए। हाँ, दो चीजें हैं। एक, अपोजिशन टूट रही है। जब पश्चिम बंगाल का इलेक्शंस निकल के आ गया, 20 वहां के उनके विधायक एनडीए में चले गए। फिर शिवसेना का 6 लोग टूट के फिर एनडीए में चले गए। आम आदमी पूरा खाली हो गया, बस 1-2 लोग छोड़ के बाकी सब इंक्लूडिंग राघव चड्ढा सब बीजेपी में विलीन हो गए। तो ये प्रॉब्लम ये उनको चुभ रही है। अब सरकार के पास लगभग 2/3 मेजॉरिटी ऑलरेडी आ गया उनका। अब जो संशोधन वो लाएंगे वो उनको रोकना है। इनको रोकने से किसको फायदा हो गया? अभी पहला जो संशोधन आने वाला है, फर्स्ट जो बिल प्रस्तुत होगा पार्लियामेंट में, वो होगा एफसीआर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, वो उसको अपोज कौन कर रहा है? अमेरिका की सरकार खुद अपोज कर रही है। भाई आपको क्या लेना देना? ये भारत के अंदरूनी मामला है। मार्को रूबियो आया था भारत, 4 दिन के दौरे में आया था। पहला दिन वो कोलकाता गया था और सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मदर तेरेसा का उसमें घुस गया, वहां जाके आया। मतलब मैसेज क्या ना देना चाह रहे हैं? हम वहां से फंडिंग करेंगे, चर्चेस को फंडिंग देंगे, यहाँ धर्म परिवर्तन करेंगे, कन्वर्शंस करेंगे, आप नहीं रोकना है। इनको रोकेंगे तो हम आपको ठोकेंगे। तो ये इनका प्रॉब्लम है। एनजीओस का पूरा आमदनी बंद होने जा रहा है। सरकार ने क्लियर कट बोला है कि ये कन्वर्शंस के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। आप देश में सेवा के लिए इस्तेमाल करोगे तो ठीक है, हम परमिट करेंगे, बट ऑडिट होगी, हम वॉच करेंगे अब सही में वो कर रहे हो या गलत इस्तेमाल कर रहे हो, देश के खिलाफ भड़काने वाली काम आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसका निगरानी होगी। ये सरकार ने बोला, इसीलिए इनको चुभ रही है। तो दो चीज, जैसे मैंने बोला, एक पॉलिटिकली ये इररिलेवेंट होते जा रहे हैं, दूसरी एफसीआर जिन इनके जो स्पॉन्सर्स हैं, सरहद के उस पार इनके जो भी स्पॉन्सर्स हैं, वो स्पॉन्सर्स को अभी अटक रही है। अब देखिए पिछले महीने 2 महीने में एक और मुद्दा सामने आया कि आपकी दंतेवाड़ा, आपकी छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ उड़ीसा, यहाँ जो मैक्सिमम क्रिश्चियन कन्वर्जन होते हैं वो नक्सलाइट सपोर्टेड होते हैं। नक्सलिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत कोशिश किया और अमित शाह जी ने बोला था कि 31 मार्च 2026 के अंदर खत्म हो जाएगा। सबको अरेस्ट किया, बहुत से लोग सरेंडर भी हो गया, लगभग खत्म हो गया नक्सलिज्म। नक्सलिज्म के आड़ में क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा था यहाँ पूरे ट्राइबल एरियाज में। तो पैसे कहां से आ रहे थे? इन्वेस्टिगेशन में पता चला अरबों करोड़ों रुपया एटीएम से विड्रॉ होते थे। और एटीएम कौन सी कार्ड थी? इंटरनेशनल कार्ड थी, अमेरिकन कार्ड्स। यहाँ कोई छोटा सा गांव में मतलब जो इवन नॉट रेप्यूटेड बैंक, छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स में विड्रॉ करके वो पैसे उठाते थे। बैंगलोर में, कोच्चिन में, फिर तमिलनाडु में पैसा उठा के वहां बेचते थे। तो ये पूरा इकोसिस्टम आज हिल गई ना, जब एफसीआरए लॉ लेके आने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये लोग जागे। मतलब 19 जुलाई रात तक कुछ भी नहीं था, इस सीजेपी का कोई समर्थन ही नहीं था। सडनली ये लोग उठ खड़े हो गए एक दिन में। कैसे हो गया? क्योंकि डिम्पल यादव आ गई, फिर राकेश टिकैत आ गया। मतलब ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, पॉलिटिकल वायलेंस है और कुछ नहीं है। तो जब इनको इसको समझेंगे और इसके पीछे जो स्पॉन्सर्स हैं, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा समझेंगे, तो ये पूरा मूवमेंट की जो पीछे की सिचुएशन है वो समझ सकते हो। अब हर पार्लियामेंट सेशन में कुछ न कुछ मुद्दा उठाते हैं लोग। एक बार हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ जाती है, दूसरी बार अदानी के बारे में आते हैं, तीसरी बार पेगासिस में हमारी फोन पूरा टैप हो रहे हैं, चौथी बार मणिपुर के बारे में वो मुद्दा उठाते हैं, 5वें बार सरेंडर नरेंद्र। मतलब कोई बीसीओ को, बैकवर्ड कम्युनिटी का आपको कोई आईएएस ऑफिसर आई नहीं है। मतलब कोई ना कोई मुद्दा लेके पार्लियामेंट को स्टॉल करना है, उसको स्तंभन करना है। तो इस बार कोई मुद्दा नहीं बचा इनके पास। तो क्या किया ये लोग? ये सीजेपी की जो मुद्दा थी उसको हाईजैक किया है। तो यू कैन अंडरस्टैंड ये सब पूरा एक साजिश के तहत चली है ये। तो दैट इज द रीजन व्हाई
हम समझनी चाहिए कि इनके पीछे ऑर्गेनिक मूवमेंट नहीं है, बस ये एक दिखावा है। और दिल्ली में ये करने का मतलब ही यही है कि वो सामने एम्बेसीज है, उधर पूरा वेस्टर्न मीडिया है, वो इसको आगे लेके जाएं और भारत को जलील करें। दैट इज होल प्रोजेक्ट। अब जमाते इस्लामी बांग्लादेश की स्पॉन्सर कौन है, आपसे बेहतर कौन जानेंगे मिर्जा जी। तो वो जब वो इनको सपोर्ट कर रहा है तो आप समझ सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी वहां फील्ड मार्शल का ऑलरेडी बयान आ चुका है, भारत के खिलाफ वो कुछ ना कुछ कार्रवाई करना ही करना है उनको। नहीं करेगा तो अंदरूनी जो उनके समस्याएं हैं उसका समाधान तो नहीं निकलेगा। तो ऑब्वियसली ये सब जब इकट्ठे आ जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को भी भारत को जलील करना है, क्योंकि मोदी उनकी बात सुन ही नहीं रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से इसको सर झुकाना है, इसीलिए वो भी कोशिश कर रहे हैं। फिर चाइना तो है ही है, और निकोबार आइलैंड में एक और मुद्दा उनको मसला नहीं चाहिए। तो ये सब चीज जब एक बार खड़े हो जाते हैं ना, तो ऐसे चीज होते हैं, बट ये 1-2 दिन में ये सब खत्म हो जाएंगे। ये कोई ऑर्गेनिकली ग्राउंड लेवल पर कोई समर्थन नहीं है, एक ऑर्केस्ट्रेटेड आर्टिफिशियल एक 1-2 दिन के लिए क्रिएटेड है, और और कुछ नहीं। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप पवार जी जर्मनी से जुड़े हैं। सबसे पहले तो इनके जीजा जी कल उनका देहांत हो गया, तो उसके लिए हम ओम शांति बोलते हैं और हम आपके साथ कॉन्डोलेंसेस करते हैं। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ आपके जीजा जी का, ये भी उनके फ्यूनरल से ही आए हैं। और तो बड़ी आपकी मेहरबानी है कि आपने टाइम दिया इस मुद्दे के लिए। तो इस वक्त जो है वो कल जो हुआ है जंतर मंतर में, उस हवाले से बात हो रही है कि ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है जैसे पूरा देश जो है वो मोदी जी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, और पता नहीं अब आज गई कि कल गई सरकार। और ये इन्होंने एक टारगेट भी दिया हुआ है कि जी 2026 में सरकार बदल जाएगी। कांग्रेस का मेरा ख्याल है ये उन्होंने शगुफा छोड़ा था। लेकिन मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक तो मोदी जी की थोड़ी सी जो पॉपुलैरिटी 2024 के इलेक्शन में थोड़ी सी नीचे आई थी, वो जो अब की बार 400 पार की वजह से थोड़ी मायूसी लोगों में आ गई थी कि नहीं हदफ हो सका। तो वो 2025-26 में वो ना सिर्फ रिकूप हो गई है बल्कि पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है, और इस वक्त 70%, 68 to 70% पॉपुलैरिटी है मोदी जी की। और दुनिया में भी इस वक्त ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स। तो वो ख़तरा तो नज़र नहीं आ रहा। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन भी जीत गए हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? मतलब है नीट से ये काम शुरू होता है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट नीट, और फिर वहां से ये कॉकरोच पार्टी, और फिर सोनम वांगचुक साहब आ जाते हैं दिल्ली में, भूख हड़ताल शुरू हो जाती है। आप कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग, और अफसोस जो आपने जाहिर किया, थैंक यू इसके लिए भी। मेरे जीजा जी मेरे दोस्त भी थे, और 71 की उम्र में कैंसर ने उन्हें अपने साथ मिला लिया, और आज दुख का दिन था। और चलो, बहुत अच्छे दोस्त भी आसपास हैं यहाँ पर, और 40-42 साल से आज पता लगा कि दोस्ती की क्या वैल्यू होती, इतने लोग आए हुए थे। और गिरिजा जी को मेरा बहुत नमस्कार, बहुत दिन के बाद इनसे मुलाकात हो रही है, बड़ा अच्छा लगा। मैंने आपके लास्ट 5 मिनट सुने हैं, वेरी गुड। और जो आपने सवाल किया, देखिए मैं आपको वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर कैसे चोर बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान ने विक्रम छोड़ा, इसकी कोई न्यूज नहीं दिखाई। मोदी साहब पहुंचे हैं G7 में, 1-2 न्यूज ने इटली वगैरह में थोड़ा सा दिखाया, यहाँ पर उनका कोई नहीं दिखाया। इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन की सबमरीन लोड किया, उसका कोई ना। कॉकरोच पार्टी का मेन न्यूज में आ गया कि ये कॉकरोच पार्टी आई है, और वो जी उन्होंने एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया, ये किया। मैं इसमें डिटेल में जाने के लिए आपसे 2 चीजें बोलूंगा। एक तो जो आपने बोला कि मोदी साहब की पॉपुलैरिटी है, मोदी साहब की पॉपुलैरिटी ही नहीं है, मोदी साहब एक ट्रस्टेड लीडर है वर्ल्ड के, और इसी ट्रस्टेड लीडर को देखते हुए एक के बाद एक जो है FTA वगैरह लिखा जा रहा है इंडिया के साथ। और उसको इसलिए नहीं लिखा जा रहा कि मोदी देखने में अच्छी दाढ़ी रखी हुई है,
क्योंकि वो जो अपना प्रेजेंटेशन देखते हैं तो वहाँ 128 एम्बेसियां जो इंडिया के साथ काम करती हैं, वैसे तो 188 है, तो 128 के साथ इंडिया के बहुत कॉर्डियल रिलेशंस हैं, वो अपना फीडबैक देती है, इनकी अपनी एजेंसीज है, इनकी अपने यहाँ पर अटैचीज बैठी हुई इंडिया में, और ये फीडबैक लेते हैं। और सबसे बड़ा फीडबैक इनको आता है OSCD से, जो यूरोपियन कंपनी है जो स्टैटिस्टिक्स बनाती है, मैं भी उस पर बहुत यकीन करता हूँ, काफी होता है। अब आप वांगचुक की बात कर रहे हो, वांगचुक जो है ना सोनम, ये अपना इसका पर्सनल ग्रजेस है एजुकेशन मिनिस्टर के साथ, क्योंकि जब ये पाकिस्तान से आया था इसका NGO बंद हुआ और इसको इन्होंने इसके नाक में नकेल भी डाल दी, और इसकी जो इंस्टीट्यूशन थी कोई वहां पर उसने खोली थी लद्दाख में, वेल नाम की कोई टेक वेल, वो इन्होंने बंद की क्योंकि इलीगल उसकी कंस्ट्रक्शन थी। तो इसको उससे रहा है कि मेरी जो इतनी इनकम आ रही थी NGOs की, वो सारे दरवाजे बंद कर दिए, और जो मैंने टेकवेल बनाया था वो बंद हो गया, और इसका जो ग्राफ इतना डाउन हुआ क्योंकि सोशल मीडिया में इसको बनाया हुआ था, एक फिल्म आई थी 3 इडियट, कि ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है कुछ है। आप जाके कोई भी ISBN नंबर देके यूनाइटेड नेशन का जो पेटेंट का ऑफिस है ज्यूरिश में, जेनेवा में, सॉरी जेनेवा में है, उसमें सोनम वांगचुक का नाम देके उसको इंटरनेट में ढूंढिए, आपको कोई पेटेंट नहीं मिलेगा। अगर आप वहां पर मेरा नाम देंगे डॉक्टर इंजीनियर प्रदीप पवार, तो आपको वहां से कम 12-13 मेरे पेटेंट के नंबर मिल जाएंगे, उसमें ISBN नंबर लिखा होता है। तो ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, इसने J&K में बड़े आराम से अपनी इंजीनियरिंग की है, और इसका फादर कांग्रेसी था और वो अब्दुल्ला की सरकार में मिनिस्टर था। तो ये तो इसका है बैकग्राउंड, और इसने एनवायरमेंटल के चक्कर में पाकिस्तान गया, और अगर आप पूरी डाटा देखें उसके आने के बाद इसने वहां एजुकेशन स्टार्ट की है लद्दाख के अंदर, इसको अंदर किया। तो इसका जो बैकग्राउंड है, अभी ये इसने थोड़ा रिट्रीट कर लिया, भाई मुझे हॉस्पिटल लेके गए हैं, मैं ये किया, इसके ट्वीट भी आ गए हैं, जो डिमांड कॉकरोच पार्टी कर रही है इसने उसका एक नाम तक नहीं लिया। और दूसरा मैं आपको डिस्क्लोज कर दूं कि जो ये कॉकरोच पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन है सौरभ दास ना, गिरधारी जी मैं ठीक बोल रहा हूँ उसका नाम ना, सौरभ दास जो है उसका नाम, वो आज से 1 साल पहले नॉर्वे आया था, और नॉर्वे में उसने वही लड़की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को कह रही थी फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये उनके साथ बैठे हुए हैं। इनका बॉस जो है उसका नाम है मैट निगाट, ये एक न्यूज़पेपर चलाता है, और उस न्यूज़पेपर में इनकी कोई इनकम नहीं है, और इनकी जो इनके पेरोल, इनके जो इनका पेरोल है वो NGO नाम की कंपनी है, उसको बोलते हैं फ्रिट ORD, है ना, फ्रिट ORD है, और उस फ्रिट ORD को फाइनेंस कौन कर रहा है? कैन यू इमेजिन डॉक्टर साहब? फ्रिट ORD नहीं आपको आएगा, गिरधारी जी हंस रहे हैं, उनको मालूम है। इनको करती है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जो जॉर्ज सोरो की वो है, यही है वो जो जर्मनी में भी जो सीमेंट पे हाथ लगाए सड़कें तोड़ते थे, उनके लिए वकील करना, ये करना। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बाहर का काम है। और अभी मैं आपको एक और डिस्क्लोज करूंगा कि ये जितने भी प्रकाश राज और भास्कर और केजरीवाल और ये प्रताप सिंह वाला सब वहां गए हैं, ये अपनी रोटियां सेकने गए हैं। ये जब तवा गर्म होता है तो रोटी सेकने सब चले जाते हैं, तो ये रोटियां सेकने गए हैं। और इनके पीछे कौन है? 3 बड़े PR सेंटर, उनमें से एक को है निधि कन्वर, मैंने उसके बारे में बहुत रिपोर्ट भी ली है, वो क्या करती है, PR एजेंट है, और वो चलाती है एक DG विसल नाम का, वो वैसे उसका काम तो ये है फिल्म इंडस्ट्री में और फाइनेंस के बारे में बोलना, लेकिन जब आप जैसे शाहरुख खान कहता है ना, मुझे 50,000 फेंको तो मैं बंदर की तरह नाचता हूँ, ये भी बंदर की तरह नाचते हैं। और इनकी पोल तब खुली जब एक तेलुगु का कोई ब्लॉगर है जिसने अपनी यहाँ पर बहुत पॉपुलैरिटी उसकी हो गई है, कितने लोग हैं, उसने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि मुझे ऑफर आया था कि आप 50,000 रुपया हमसे लो और हर रोज एक छोटी सी रील बनाओ वांगचुक के फेवर में। तो ये 3-4 कंपनियां हैं, उसमें ये मुंबई के है, एक मॉन्क आई है, और ये जो इनको फाइनेंस करती है, एक सर्किट आर्टिस्ट नेटवर्क है बॉलीवुड का। तो ये सवारा भास्कर वगैरह वहीं से आते हैं ना सारे के सारे। तो ये सोमन वांगचुक और ये जो दूसरा लड़का जो आया बोस्टन से, ये सारे यहाँ से प्लांटेड हैं। और हाँ अभिजीत लिप्के,
अभिजीत दिपके, ये सब यहाँ से प्लांटेड है। और देखिए मैंने कितनी बार, जो जर्मनी में रहने वाला एक पॉडकास्ट ब्लॉगर है जो सारा दिन झूठी बोलता रहता है, मैंने उसको 2-3 बारी इसको मैंने बोला कि तेरा मेरा डिस्टेंस बहुत दूर नहीं है, जब तक तो मुझे तू मिल जाएगा मैं तो इसी तरह धोऊंगा। वो मेरे सामने नहीं आता, उसका ना रैट, उसका वो रैट बोलता हूँ उसको ना, ध्रुव राठे, रैट, वो रैट है ना। अच्छा, वो ध्रुव राठे बड़ा खुश है और वो एक देशभगत चैनल चलाने वाला है, देशभगत। देखिए वो भी ये बड़े खुश वहां पहुंचे हुए हैं, छलांगे मार रहा है वो देशभगत वाला। और मैं हैरान हूं कि मिलियंस में उसके व्यूज हैं, तो वो तो घंटों में मिलियन से ऊपर व्यूज चले गए। आपको मैं बताता हूं कि पूना में एक इंस्टीट्यूट है जिन्होंने इन सब के बारे में, मीडिया कंट्रोल कहते हैं उसको, पता किया कि इनके पीछे इनको व्यू देखने वाला, ये पैसे देके आते हैं, एक को भेज देंगे अपना वीडियो, वो आगे आगे भेज रहा था, तो इनके व्यूअर बन जाते हैं। तो उससे ये बोलते हैं हमारे इतने व्यूअर्स हैं। आप अगर ये करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं रफीजा साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये आपको लाखों बंदे मिल जाएंगे। मैं आपको एक दो हिंट दे दूंगा कैसे ये लोग करते हैं, मुझे थोड़ा पता है, थोड़ा साइंटिफिक बैकग्राउंड है मेरा ना। और अब ये जो जितने भी ये बने हैं उसमें से ये जो अभिजीत दीपके जो है, ये इसने कितना झूठ बोला कि उसको किडनैप कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, फिर तो पता लग गया कि सब झूठ है ये। तो ये जो चीज, जिस चीज की हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है उसको हमने एड्रेस करना है सबने, मैंने भी, गिरधर जी ने भी, आपने भी, सबने। हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, मैं भी वहीं से पढ़कर आया हूँ, और हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको एक रिफॉर्म करने की बहुत बड़ी जरूरत है। और यही एक हमारा जुडिशरी सिस्टम है जो एक पैरालाइज सिस्टम बना हुआ है। मैं आपको, मेरी लड़की मेडिकल पढ़ रही है, उसको कोई ये नीट वीट जो है ना, ये पूरी दुनिया में, इंडिया में ही है। यहाँ पर भी 22-23 मेडिकल कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल इंजीनियर्स हैं। उसमें आप अपना सर्टिफिकेट भेजते हो, आपको इंटरव्यू आती है, आपको बुलाया जाता है, आप रिजेक्ट हो जाते हैं, आप कहीं और जा चले जाते हैं। ये जो इन्होंने एग्जाम सिस्टम स्टार्ट किया है पूरे इंडिया को बुला के, ये हमेशा ऐसे मैसिव चीज में हमेशा करप्शन होती है। और इसमें ब्रेन ड्रेन जो है, वो जो ब्रेन है वो ड्रेन नहीं होता, उसमें रट्टे मारने वाले चले जाते हैं, उसमें रिजर्वेशन आ जाती है शेड्यूल कास्ट की, ट्राइब की। तो ये इंडिया का एक बहुत बड़ा डेफिसिट है। मैं भी इंडिया से इंजीनियरिंग करके आया था, मुझे भी यहाँ आके पढ़ना पड़ा, तभी मैं यहाँ पे साइंटिस्ट बना। लेकिन इंडिया की नॉलेज लेके मैं यहाँ पर साइंटिस्ट नहीं बन सकता था, और ना ही मुझे किसी डायरेक्टर की पोस्ट मिल सकती थी। ये हम एड्रेस करते हैं। और दूसरा, मोदी साहब ने इनको ढील दे दी, इजाजत दे दी इनको। और वो देखिए वो कौन है, गिरधर जी जानते होंगे, मोहम्मद जुनैद, तो कितने लोगों को खाना खिला रहा है, घर में उसकी रोटी नहीं मिलती। उसको ये पूछा जाए एजेंसी से, इसको पैसा कहाँ से आ रहा है, इसी ने किसान आंदोलन पैसे खिलाए, इसने वाकफ बोर्ड के करीब 2-2.5 करोड़ रुपए का खर्चा इसका आया, कहाँ से आया? उसकी गर्दन तो पकड़ो आप। पहले इंग्लैंड से धारीवाल था जो आपका पड़ोसी है डॉक्टर साहब, उसने किसान आंदोलन में लोगों को पैसे भेजे यहाँ पर, और दुसान जैसे वहां गाने गाने लग गए। तो जब गवर्नमेंट को मालूम है कि हमें सोर्स पकड़ना है, तो सोर्स क्यों नहीं पकड़ते, और फिर ढील डाल देते हैं कि चलो हमसे बात करो। तो ये जो टेक्निकल है, फिर हम लोग बोल देते जी ये मोदी साहब की बड़ी लंबी थॉट होगी। नहीं, किसान आंदोलन में भी थॉट खराबी हुई थी, वापस लेना पड़ा ना उनको, तो उससे पॉपुलरिटी डाउन होती है कि वर्ल्ड लीडर की। और यहाँ पर तो वो इंतजार करते हैं। अगर आप 22 फरवरी का कैरोलिन लेविट का इंटरव्यू सुने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो क्या बोलती है, कहती प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैज सेड वी डोंट वांट अनदर पावर इन द वर्ल्ड। अनदर पावर इन द वर्ल्ड कौन है? इंडिया। तभी उसने टैरिफ स्टार्ट की, तभी उसने इंडिया के खिलाफ बयान दिया, मुल्ला मुनीर को करने लग गया, ये कितना अच्छा जनरल है शब्द, उसको और पॉपुलर करने के लिए, ब्रोक करने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। अब पता लग रहा है कि वो सारा बेड़ा कर, होटल के पैसे नहीं थे उनके पास। तो ये चीजें जो है, इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड और एक टैक्टिक होने की बहुत जरूरत है। मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब बाद में दूंगा जब आप गिरधारी जी से पूछ लेंगे। इस वक्त मुझे लगता है कि इन्होंने एक 2 लीडर पैदा कर दिए अपनी बेवकूफी वजह से। एक तो ये जो कॉकरोच पार्टी है, ये जैसे बाहर आई ऐसे चली भी जाएगी जल्दी, लेकिन ये थोड़ा सा इंडिया का नाम भी खराब कर रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने वांचू को ला छा के उसको भी थोड़ा सी पॉपुलरिटी दे दी है।
तो इनकी वजह से ये लोगों को इनकी रोटी बन रही, इनकी इंटरव्यूज आती हैं, ये 10-10, 20-20, 25-25 हजार रुपया लेते हैं 2-2 मिनट बोलने का ताकि इनकम आ जाए। और भेड़ चाल बनी हुई है, जिसको जिसको पता ही नहीं है नीट के स्पेलिंग क्या होते हैं, वो वहां जाके कह रहा है बच्चों के लिए हम आए हैं। तो जो वहां पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उनके माँ बाप ने सुबह उनको 10 पराठे खिला के मक्खन के साथ भेजा है, उनको क्या पता कि मेरा बाप कैसे पैसे कमा रहा है। तो ये चीजें जो है इसको डिस्क्लोज करना, एक एंटी पार्टी खड़ी करना, एक एंटी डेमोन्स्ट्रेशन साथ में लगानी, जिसमें लगता है कि बीजेपी वालों ने थोड़ी ढील कर दी है, तो उसका भी उनको ये चुकाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और लेकिन इट विल नॉट गो आउट ऑफ कंट्रोल। दूसरे सवाल का भी जवाब दे ही दें क्योंकि अब हम रैप अप की तरफ जा रहे हैं। नहीं, दूसरा सवाल आपका क्या था, मैं भूल ही गया, मैं तो बोल में मैं भी भूल गया, इसलिए तो मैंने कहा है। हाँ, अब मैं दूसरे सवाल का जवाब था आपका, मैं बताता हूँ। आपने सोशल मीडिया के बारे में भी हमारी बात हुई थी। सोशल मीडिया जो है उसमें यहाँ पर इंडिया अपने आप को बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये जो सोशल मीडिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा, एंटी प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में साइबर कंट्रोल में लाके चेक किया जाए ताकि उसके पीछे सोर्सेज कौन है। अब इनको अच्छी तरह पता है कि ये एनजीओ फाइनेंस कर रहे हैं, ये जॉर्ज सोरोस वहां बैठा हुआ है, तो इनको सब पता होने के बावजूद भी व्हाई दे हैव नॉट टेकन एनी सीरियस स्टेप। दैट इज माय बिगेस्ट इशू विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो लोग इन लोगों को पनपने देते हैं, इनको बोलते हैं चलो तुम आ जाओ फिर हम, लेकिन उसके बाद जो उनको बुला के बात करनी है ना, दैट इज नॉट वेरी फेयर एट ऑल उन लोगों के लिए जो उनके खिलाफ लगातार बोलते भी हैं और अपना रिस्क भी लेते हैं और वहां जाके रिपोर्टिंग भी करते हैं। दे फेल्ट वेरी बैड इन माय व्यू। ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स मामदी जी, आखिरी शब्द। देखिए, थोड़ा मैं प्रदीप जी से थोड़ा अलग राय रखता हूं। ना सोनम वांगचुक ना डिपके कोई पॉपुलर नहीं बनेंगे। आप को कुछ नाम याद होंगे, एक कन्हैया कुमार था, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का बंदा, वो जब इलेक्शन में खड़ा हुआ था उसको नोटा से भी कम आया था, मतलब डिपॉजिट हार गया था। और दूसरा एक और बंदा था हार्दिक पटेल, वो जो पाटीदार एजुकेशन चलाया था और लगभग लोग ये समझ बैठे थे कि गुजरात से भाजपा का पत्ता साफ हो जाएगा। वो किधर है, उसका नाम आप सुन रहे हो क्या? खत्म हो गया। और तीसरा नाम केजरीवाल, खुद का सीट हार गया। लोगों को समय लगा मगर पता चल गया कि ये बंदा क्या है, कौन है, तो उसको उखाड़ कर फेंक दिया। तो यही चीज होगी। सोनम वांगचुक इतना फ्रॉड है और इतना घटिया आदमी है तो कोई उसको भाव नहीं देंगे, बस मीडिया चला रही है उसको। जब वो अनशन में बैठा था, उनके बगल में बैठे हुए डिपके या सौरवदास कोई अनशन में नहीं बैठे थे, वो उनके सामने समोसे और बर्गर खा रहे थे। हाँ, तो पकौड़ा खा रहे थे ना, पकौड़ा खा रहे थे, तो उनका तो सत्यानाश होगा। उनका कोई, सोनम वांगचुक को कोई फ्यूचर ही नहीं है। जो बंदा ये कहता है कि जब चाइनीज पीएलए लद्दाख में घुसती है तो इस बार लद्दाखियों ने उसको रास्ता दिखाएंगे, ये भारत के खिलाफ बोलने वाला बंदा, भारत में उनका क्या रिस्पेक्ट होगी आप समझ सकते हो। तो वो तो खत्म हो गया। फिर डिपके को तो इस्तेमाल कर रहा है ये फोर्सेस, उसको ऐसे डंप करके उसको फेंक देंगे, तो ये तो चला जाएगा। नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन के अंदर ये खत्म हो जाएंगे। मगर मैंने आपको बहुत से लिंक्स भी भेजे थे मिर्जा साहब, उसमें मैंने आपको जेनजी एक्चुअली क्या कर रही है मैंने बताया था आपको। कुछ उसका उदाहरण मैं देता हूं। राकेश चोपदार एक बंदा है, 10वीं क्लास से निकल गया, वो 10वीं कंप्लीट नहीं किया। अपना पिताजी का एक स्क्रूज नट्स बोल्ट्स बनाने वाली छोटी सी एक वर्कशॉप को लेकर वो इतना तक लेके गया 4-5 साल के अंदर अंदर। आज रोल्स रॉयस, बोइंग, एचएएल को कटिंग एज कंपोनेंट्स वो सप्लाई कर रहा है हैदराबाद से। फिर मैंने आपको बताया अपोलिनी डायनामिक्स, ये बच्चे 25 साल भी नहीं है इनका, इंजीनियरिंग फाइनल ईयर से ये लोग स्टार्ट किया, 2025 में कंपनी स्टार्ट किया अपोलिनी डायनामिक्स। ये लोग बनाते हैं जो आप शहीद 136 ड्रोन्स देख रहे हो ना, जो ईरान ने इनके ऊपर हमला कर रही है, उनसे 3.5 गुना फास्ट जाती है। आपको आपके रडार को पकड़ने, रडार से इनको पकड़ नहीं पाएंगे। इतना लीथल
क्या बोलते हैं उसको, अनमैन्ड सॉल्यूशंस हमारी फौज को और बीएसएफ को दे रहे हैं ये लोग, बच्चे 25 साल से भी। ये है जेंजी। और मैं बता दूं सागर डिफेंस, ये भी लगभग कोई 4-5 साल पहले, मतलब मोदी जी आने के बाद ये शुरू हुआ। आज ये लोग, जो आपने देखा होगा अमेरिका की जो अनमैन्ड बोट जाके इनके सबमरीन बेस को उड़ा दिया था, और इनके हेलीकॉप्टर जब गिर गई थी, एक अनमैन्ड प्लेटफॉर्म जाके दोनों पायलट्स को उठा के ले आई थी, वो चीज ये लोग कर रहे हैं, सागर डिफेंस। मतलब अमेरिका आज आप देख रहे हो, इससे पहले भारत में है। और मैं आखिरी में एक और बोलता हूं, ओली स्पेस, ये लोग क्या है, ये आपकी जो क्या कहते हैं उसको, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, पूरे दुनिया में 2 ही देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, एक रशिया, दूसरा चाइना। अमेरिका अभी डेवलप कर रही है, उनका फ्लॉप हो रहा है। ये लोग ओली स्पेस, ये भी बच्चे हैं, लेस देन 30 इयर्स। ये लोग आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल की पूरे रैमजेट, स्क्रैमजेट और इनके पूरे कंपोनेंट्स, ये सब इनमें इस टेक्नोलॉजीज का वो लोग सॉल्यूशंस दे रहे हैं। तो दैट इज वेयर आवर जेंजी इज गोइंग। भारत की जेंजी और नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका की जेंजी आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप जो जंतर मंतर पे देख रहे हो, ये मतलब 140 करोड़ की आबादी में कुछ कॉकरोच होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर देश की दिशा किस दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बात 7 दिन पहले आपने देखा है स्काई रूट, पूरे दुनिया में 3 ही देश है जो प्राइवेटली ओन्ड रॉकेट लॉन्च कैपेबिलिटी 3 देश में है, वो भारत उसमें तीसरे देश में शामिल हो गया। तो आप समझ सकते हो देश किस दिशा में जा रही है। मगर उस स्टोरी को खत्म करने के लिए कुछ शक्तियां हमारे ऊपर काम करते हैं, तो उनको एक्सपोज करना है, इग्नोर करना है, और इनका कोई भविष्य नहीं होगा, क्योंकि देश थाम चुकी है। जितना ये लोग ड्रामा करेंगे उतना बीजेपी मजबूत होती जा रही है। हाँ, सरकार से हमारी उम्मीदें ज्यादा हैं। तो जैसे प्रदीप जी भी कहा है, हमें एजुकेशन रिफॉर्म चाहिए, पुलिस रिफॉर्म चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म चाहिए, बहुत से रिफॉर्म चाहिए हमें। और हमारी एक्सपेंडिचर जो है पूरे बजट का 0.64% ही R&D में इस्तेमाल हो रही है। मगर चाइना हमसे 5-6 गुना ज्यादा इकोनॉमी है उनका, 2.5% वो R&D में वो खर्च करते हैं। हम किधर है? तो बहुत से मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए। सरकार क्या करना चाहिए, क्या नहीं कर रही है, इन मुद्दों के बारे में बहुत कुछ चर्चा हो सकती है। मगर ये ड्रामाबाजी जो है वो देश को नीचा दिखाने का और एक मैन्युफैक्चर्ड एजिटेशंस लेके आके देश के खिलाफ एक षड्यंत्र के बारे में षड्यंत्र चल रही है, ऐसा मैं समझता हूं। बट एनीवे, देश की ओवरऑल ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो इट इज ठीक है। जो भी अमेरिका बोले, हम उससे कोई डरने वाला नहीं है। वी विल एमर्ज एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर आने वाले दिनों। बहुत शुक्रिया आपका मामदी जी, और डॉक्टर साहब आपका, और इससे पहले हमारे साथ जुड़े थे मेजर जनरल राजन कोचर जी, उनको जाना था एक और शो में, वो फिर चले गए। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आज के प्रोग्राम से काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और जो थंबनेल आपने देखा है उस पे मोदी जी मेरा कंधा थपथपा रहे हैं, तो वो मैंने अपने आप को खुद ही शाबाशी दे दी है उनकी तरफ से। तो थोड़ा सा कैंडिड वो किया है। बहरहाल भारत जो है उसके लिए हमें जीना है, भारत के लिए हमें मरना है, क्योंकि हमारे पुरखों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ भारत को आज़ाद कराने के लिए जिए भी और मरे भी। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने का, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नई अपडेट के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।